देहरादून में जिला प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गलजावड़ी क्षेत्र में बरसाती नाले पर बनी करीब 8 मीटर लंबी पक्की दीवार को ध्वस्त कर दिया। मौके पर चल रही अवैध प्लांटिंग और निर्माण गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से यहां पर रोक दिया गया है। जांच में सामने आया कि बरसाती जल के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किया जा रहा था। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी की अगुवाई प्रशासनिक टीम ने सरकारी भूमि और जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त यहां पर करवाया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो देहरादून से खबर है, जहां पर देहरादून में भू माफियाओं पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो गलजवाड़ी में 8 मीटर पक्की दीवार को ध्वस्त किया गया है। सरकारी भूमि और जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त यहां पर करवाया गया है। तो प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देहरादून में भू माफियाओं पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। 8 मीटर पक्की दीवार को यहां पर ध्वस्त किया गया है। सरकारी भूमि और जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त यहां पर करवाया गया है। और आप देहरादून से खबर है, जहां दून इंटरनेशनल स्कूल में कथित अपहरण की कोशिश की खबर पर एसएसपी अजय सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल टीम को स्कूल भेजा, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और सिटी सूचना अधिकारी भी शामिल थे। पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की, जिसमें स्पष्ट हुआ कि अपहरण की खबर पूरी तरह से गलत थी। फुटेज में एक महिला अपने पति और बच्चे के साथ सामान्य रूप से खड़ी हुई दिखाई दी। जिन छात्रों से महिला बात कर रही थी, उनसे पूछताछ में सामने आया कि आपसी गलतफहमी के कारण अफवाह फैल गई। एसएसपी कार्यालय पहुंची महिला ने भी अपना स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि उसके पति का इलाज गांधी शताब्दी अस्पताल में चल रहा है और उसके हाथ में जो सिरिंज दिखाई दी वह दवाई से संबंधित थी। जांच में अपहरण या संदिग्ध गतिविधि जैसी कोई बात सामने नहीं आई। एसएसपी अजय सिंह ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी सूचना को साझा न करें और बच्चों को भी अफवाहें फैलाने से रोकें। महिला ने बिना तथ्यों के खबर प्रकाशित करने वाले अखबार पर कार्रवाई की भी मांग की है और कहा है कि वह इस मामले को कोर्ट में भी ले जाएगी। और आप देहरादून के मसूरी से खबर है, जहां देहरादून को मसूरी और विकासनगर क्षेत्र से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर बने दोनों प्रमुख पुल आपदा में ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात प्रभावित होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को लंबा वैकल्पिक मार्ग यहां पर अपनाना पड़ रहा है। इस बीच लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पुलों के पुनर्निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और मसूरी पुल के निर्माण के लिए डेडलाइन भी तय कर ली गई है, ताकि आवागमन को जल्दी से जल्दी यहां पर सुचारू किया जा सके। ये नंदा की चौकी में जो पुल डैमेज हुआ था, उस पर काम चालू हो चुका है और 3 महीने का टाइम है। मुझे लगता है कि अप्रैल तक हम इसको चालू कर देंगे। और सर मसूरी के रास्ते में एक पुल डैमेज हुआ था, उस पर एक नया पुल बना रहे हैं, नए लोकेशन पे पुल बना रहे हैं। वो ईएफसी में उसका एस्टिमेट आ गया, उसको ईएफसी में जा रहे हैं। जैसे जियो होता है उसका, क्योंकि टेंडर भी हमने कह दिया इनको टेंडर लगाने के लिए एडवांस में, और जैसे ही फाइनल होता है उस पर काम शुरू करेंगे। टारगेट हमारा ये है कि उस देहरादून से खबर है, जहां पचवादून के धुलास हरियावाला क्षेत्र में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की 20 एकड़ कृषि भूमि को कथित रूप से सामुदायिक विशेष के लोगों को बेचे जाने का मामला राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की मंशा रखने वालों की साजिश करार दिया है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने भाजपा पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के पास जनहित के मुद्दों पर काम नहीं है और यह सब ध्यान भटकाने के टोटके हैं। रावत ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा अब फुस हो चुका करतूत है, जिसे बार बार चलाने से जनता प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दों का जिक्र करते हुए भी कहा कि विभिन्न आपराधिक घटनाओं में आरोपी और पीड़ित दोनों हिंदू समुदाय थे, तब धार्मिक राजनीति कहाँ थी। उन्होंने आरोप लगाया कि देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा चिंता का विषय है और सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। कौन कह रहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी? कोई नहीं कह रहा। ये सिर्फ भाजपा के टोटके हैं। भाजपा जानबूझ के ये। और मैं एक चीज बता दूं, एक बाण को, एक गोली को एक ही बार चलाया जा सकता, उस बार भुस हो गई। अब भाजपा की ये गोली भुस हो चुकी है।
भाजपा का एक मुस्लिम वाला कारतूस जो है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कारतूस फुस हो चुका है। तो अब कहां वो फूके हुए कार। देहरादून से खबर है, जहां तिब्बती मार्केट क्षेत्र में गोली चलने की घटना सामने आई। गोली लगने से घायल व्यक्ति को तुरंत दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो देहरादून से खबर है, जहां तिब्बती मार्केट क्षेत्र में गोली चलने की घटना सामने आई और गोली लगने से एक युवक की मौत यहां पर हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और आप चंपावत से खबर है, जहां उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने महाधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 27 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। महासंघ ने वेतन विसंगतियां दूर करने, कनिष्ठ अभियंताओं को 4,600 ग्रेड पे देने और न्यूनतम 3 पदोन्नतियां सुनिश्चित करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। साथ ही रिक्त पद भरने, वित्तीय अधिकार बढ़ाने और दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत अभियंताओं के लिए बीमा सुविधा की मांग भी यहां पर उठाई गई। पेंशन व्यवस्था को लेकर महासंघ ने वर्ष 2005 के बाद लागू नई पेंशन योजना एवं प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी यहां पर मांग को दोहराया है। महासंघ पदाधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। 10-16-26 जो किया गया है उसको 10-20-26 किया गया, उसको 10-16-26 करना है। और 10 साल में 5400 और 16 साल में हमारा 6600 और 26 साल में 8700 का ये मांग है हमारी। और दूसरी मांग है जो उरेरा में जेई है हमारे, उनका बेसिक जो है ग्रेड पे 42 की जगह 46 करना है। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो जल संस्थान का राजकीकरण, पेयजल का राजकीकरण करना है। उत्तराखंड के जितने अभियंत्रण संघ है उनका एक संघ है महासंघ। उस महासंघ की 27 सूत्री जो मांगे हैं, जिसमें विभिन्न जितने अभियंत्रण संघ हैं उनके जो समस्याएं हैं उनको लेते हुए 27 मांगों को हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को दिया हुआ था, जिसके क्रियान्वयन के लिए यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें मुख्य जो 27, वैसे तो सभी बिंदु मुख्य है, परंतु मुख्य रूप से ओपीएस की समस्या है और अलग अलग उसमें विभिन्न ग्रेड पे की समस्या है। और विशेष तौर पे जो मुख्य समस्या है कि अभियंत्रण सेवाओं के अधिकारियों से और अभियंत्रण सेवाओं के इंजीनियरों से जो है गैर तकनीकी कार्य लिए जाते हैं, उसको लेके ये जो हमारी। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों को 28 फरवरी तक अपनी विभागीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सेंधाई फ्रेमवर्क 2015-2030 के लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए योजना को केवल औपचारिक दस्तावेज न बनाकर उसे कार्य प्रणाली में शामिल करने पर भी जोर दिया गया। आपदा प्रबंधन सचिव ने संसाधनों की जीआईएस आधारित मैपिंग, वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने और आपदा से पहले, दौरान और बाद की भूमिकाएं स्पष्ट करने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। और साथ ही सभी विभागों को नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने को भी कहा गया है। भारत सरकार के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देश हैं कि सब विभाग अपना अपना डिजास्टर का मैनेजमेंट प्लान बनावें। इसके बारे में एक बार पहले भी हमने बैठक लिया था विभागों के साथ में, और पुनः एक बार बैठक विभागों के साथ में किया गया है। पहली बैठक में हमने उनको बताया था डिटेल में कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या तथ्यों को शामिल किया जाना है, क्या क्या तथ्य शामिल होने हैं, किन किन तरह के उसमें जो डिटेलिंग है वो करनी है। तो विभागों ने अपना काफ़ी कुछ बना लिया है। तो कल विभागों का प्रेजेंटेशन देखा मैंने और अपने इनपुट दिए हैं। उसमें ये था बेसिकली कि हम अधिकारी कर्मचारी तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लगातार एक पद से दूसरे पद पे जाते रहते हैं। तो विभाग में ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर या एक ऐसा जो जानकारी है, वास्तविक जानकारी, जो समुचित जानकारी है वो उपलब्ध रहे, तो कोई भी अधिकारी आएगा उसको आसानी होगी काम करने में। उसमें किस प्रकार की आपदाएं आती हैं, विभाग किसको डील करता है, कैसे डील करता है, कहाँ कहाँ हम किस तरह से काम कर पाए, कहाँ हमारी असफलता रही, कैसे अगर डिजास्टर हो जाता है।
सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के शक्ति फार्म में स्थित स्वामी विवेकानंद बंग भवन में बांग्ला फिल्म खनन 23 का विशेष निशुल्क प्रीमियर शो भव्य और गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। यह फिल्म उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक भूमि पर बनी बांग्ला भाषा की पहली टॉलीवुड फिल्म होने के कारण पहले से ही चर्चाओं में रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता ने खनन 23 की पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी और फिल्म निर्माण की खुले दिल से प्रशंसा की। उसमें जो मेरा पति मुख्य भूमिका में है, बहुत दूर दूर से सब लोग आए थे, प्रीमियर देखने के लिए सब आए थे। लोगों को बहुत ये कल प्रीमियर शो था, बंग भवन में ये प्रीमियर शो हुआ था। वहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन वहाँ सब लोग ये प्रीमियर शो देखा है, सबको अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई भी दिया सब लोग। और वहाँ पे मुख्य अतिथि का रूप से सौरभ भाई थे, जो सौरभ भाई जो हम बोलते हैं, लेकिन वो हमारी कैबिनेट मंत्री है, लेकिन हम सब लोग प्यार से भाई बोलते हैं उनके। वो सबसे हमारी उनका भी बहुत सहयोग इसमें थे और हर लोग ये मूवी पसंद भी किया है, क्योंकि उत्तराखंड का खनन का विषय में ये मूवी है, इसलिए। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में पिता द्वारा अपने सगे बेटे को कोर्ट में के आदेश के तहत संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास करने पर हंगामा हो गया। पिता पर कई शादियां करने के आरोप है और वह संपत्ति सौतेले बेटे को देना चाहता है। प्रशासनिक टीम जब घर खाली कराने के लिए पहुंची तो ग्रामीण बेटे के पक्ष में खड़े हो गए। पुलिस ने शांति बनाए रखते हुए दोनों पक्षों को यहां पर समझाया। मामला पारिवारिक विवाद होने के कारण कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तो बाप पहले 2 शादी कर चुका है, ठीक है। 2 शादी करने के बाद पहले शादी का कोई बच्चा नहीं था, दूसरी शादी का 3 बच्चा है, 1 लड़का 2 लड़की। 2 लड़की को शादी इसने ऐसे करवाया, वहां से फिर कोर्ट में मामला मुकदमा करवा के दोनों लड़कों की इसने बर्बाद कर दिया। फिर इसने अपना लड़का को शादी करवाया। ये रहता था पहले बरेनी, वहां से मैं घर लाके इनको शादी करवाया। करवाने के बाद इनको एक बेटा हुआ है, बेटी होने के बावजूद इनको पिताजी क्या किया, दोबारा चुपके से चले गए शादी करने। फिर दोबारा शादी करके लाया, एक दहेज में एक बड़ा लड़का लाया दहेज में। अब वो संपत्ति उस लड़के को देना चाहता, इस लड़के को कुछ दे। तीसरा शादी करा, एक जवान लड़का लाया, एक बीबी लाया, संपत्ति सारा उनको देना चाह रहा। ये पैदा क्यों किया, ये लड़का क्यों पैदा किया, अब इसको हक नहीं मिल रहा है। वो पैदा नहीं किया, उसको हक मिलना है। ये कानून है, ये कानून नहीं है, बेकानून है। बाप का औलाद होगा तो उसका हक मिलना चाहिए। ये पापा ने पहले कितने शादी कर रखे? इन्होंने पापा ने पहले तीन कर रखा शादी, इन्होंने 3 शादी कर रखे। हाँ। तो अभी फिलहाल इन्होंने क्या कोर्ट से ऑर्डर किया कि आप हटाओ, खाली करो? हाँ, ये तभी तो ये लगाए थे। तो पूरा गांव वाले तुम्हारे साथ दे रहे? हाँ, पूरा साथ दे रहे। आप माननीय उच्च न्यायालय से क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? मैं माननीय उच्च न्यायालय से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे पिताजी के ऊपर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में इंदिरा चौक का नाम बदलकर त्रिशूल चौक किया जा रहा है और यहां भव्य त्रिशूल स्थापित किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 14 फरवरी 2026 को शिवरात्रि से एक दिन पहले करेंगे। यह चौक कावड़ यात्रा के प्रमुख मार्ग पर स्थित है, जहां भक्त गंगाजल लेकर गुजरते हैं और लोकार्पण के दौरान धार्मिक वातावरण यहां पर बनेगा। महापौर विकास शर्मा ने इसे रुद्र की नगरी के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है और भविष्य में शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित करने की योजना भी यहां पर बताई है। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री गांधी पार्क में से सरस मेले का भी यहां पर उद्घाटन करेंगे। भूमि है ये, और ये देवभूमि का प्रवेश द्वार है। डिग्री कॉलेज से जहाँ तक नगर निगम की सीमा है हल्द्वानी रोड पर, हम इसको शिव कॉरिडोर के रूप में स्थापित करेंगे और इसमें कहीं पे हिमालय नजर आएगा, कहीं माँ पार्वती नजर आएंगी, कहीं नंदी नजर आएंगे, कहीं कार्तिक भगवान नजर आएंगे, कहीं महादेव की गदा, हनुमान जी की गदा और कहीं महादेव का डमरू नजर आएंगे। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है मेरे परिवार के
मेरे पूर्वजों के कोई पुण्य कर्म होंगे कि शिव का कार्य करने का मुझे अवसर मिला है। और 14 तारीख को उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, हिंदू हृदय सम्राट हमारे इस भव्य त्रिशूल का लोकार्पण करेंगे। और उस दिन शिव बारात के रूप में हम इंदिरा चौक से लेकर गांधी पार्क तक उनको जाएंगे और वहां हमारे जो हमारे जो काम हो चुके हैं। सितारगंज के उपजिला अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजी ओपीडी की शुरुआत कर दी गई है, जिससे क्षेत्रवासियों को उच्च स्तरीय यूरोलॉजी चिकित्सा सुविधा सीधे स्थानीय अस्पताल में मिलने लगी है। इस नई सेवा से अब गुर्दे और मूत्र संबंधित बीमारियों के मरीजों को बड़े शहरों में इलाज के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सुमित मंडल ने बताया कि प्रत्येक बुधवार को ओपीडी में उपलब्ध रहेंगे और पथरी, प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि, पेशाब में खून, बार बार पेशाब आना, मूत्र मार्ग संक्रमण सहित अन्य यूरोलॉजी रोगों का विशेषज्ञ उपचार यहां पर करेंगे। उन्होंने मरीजों से अपील की कि किसी भी मूत्र या गुर्दे से संबंधित समस्या होने पर तुरंत परामर्श लें ताकि समय पर इलाज संभव हो सके। पेशाब से संबंधित हर तरह की बीमारी के इलाज होते हैं। पेशाब से संबंधित मतलब किडनी होती है हमारे 2, तो किडनी से जितने भी संपर्कित इलाज होते हैं उसकी इलाज किया जाता है। और पेशाब से संबंधित कई बुजुर्ग लोगों को और यंग लोगों को भी समस्याएं होती है, तो उसकी भी इलाज होती है। आज के ज़माने में जो आधुनिक इलाजें होती है, हर तरह की हमारे पास औजार है, सब कुछ है। तो जिनको भी इस तरह की समस्याएं हैं, कृपया आकर के